बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फार्मा डायरीज बाय हंसला। हम इंट्रोडक्शन क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस पढ़ चुके हैं और इवन की रेप्लिकेशन भी देख चुके हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो है कल्टीवेशन, यानी कि प्रॉपर आइसोलेट कैसे करना है, कल्टीवेट कैसे करना है और आइडेंटिफाई कैसे करना है वायरस को। सबसे पहले कल्टीवेशन आती है। कल्टीवेशन ऑफ वायरसेस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग वायरसेस under controlled laboratory conditions using suitable host system. Since viruses are obligate parasites and can't grow on artificial media like bacteria or fungi. कल्टीवेशन ऑफ वायरस वो ग्रोइंग प्रोसेस होता है वायरस का जो कि कंट्रोल्ड लेबॉरेटरी कंडीशंस में, जिसमें वायरस को ग्रो करवाया जाता है एक सूटेबल होस्ट सिस्टम प्रोवाइड करके। क्योंकि वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं, जिसकी वजह से ये आर्टिफिशियल मीडिया में तो ग्रो नहीं कर पाते। जैसा कि बैक्टीरिया और फंजाई आर्टिफिशियल मीडिया में ग्रो कर पाते थे, लेकिन ये नहीं कर पाते। इनको कोई होस्ट लिविंग सेल चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। तो कल्टीवेशन वो प्रोसेस है वायरस की ग्रोइंग का जो कि कंट्रोल लेबॉरेटरी कंडीशंस में किए जाते हैं और कोई सूटेबल होस्ट सिस्टम चाहिए होता है। पर्पज़ क्या होता है कल्टीवेशन का? टू आइसोलेट एंड आइडेंटिफाई वायरसेस, ताकि वायरस को आइसोलेट किया जा सके और उसको आइडेंटिफाई किया जा सके, वैक्सीन की प्रोडक्शन की जा सके। टू स्टडी वायरल रेप्लिकेशन, वायरल की रेप्लिकेशन को, उसके पैथोजेनेसिस को और साइटोपैथिक इफेक्ट को, वायरल की रेप्लिकेशन को और उसके पैथोजेनेसिस को स्टडी की जा सके। तो ये तीन चीज़ें आई। पर्पज़ क्या है कल्टीवेट करने का? ताकि वायरस को आइसोलेट किया जा सके, उसको आइडेंटिफाई किया जा सके, वैक्सीन की प्रोडक्शन की जा सके, वायरस की रेप्लिकेशन, उसकी पैथोजेनेसिस और उसकी साइटोपैथिक इफेक्ट को देखा जा सके। सबसे पहले हमारे पास वो मेथड्स या वो टेक्निक्स हैं जिसके ज़रिए हम वायरस की कल्टीवेशन करते हैं, वायरस को ग्रो करवाते हैं अंडर कंट्रोल लेबॉरेटरी कंडीशंस बाय यूजिंग सूटेबल होस्ट सिस्टम। वायरसेस रिक्वायर लिविंग होस्ट फॉर रेप्लिकेशन, हमने पहले बात की। बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ होस्ट जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, वायरस कल्टीवेशन आर कैटेगराइज्ड इनटू। अब वायरस की कल्टीवेशन जो है इस बेस पे होती है कि हम कौन सा होस्ट यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एनिमल इनोकुलेशन होता है, वो कल्टीवेशन जो कि एनिमल होस्ट सेल्स को यूज़ करके हम करते हैं। फिर एम्ब्रायोनेटेड एग इनोकुलेशन होती है, यानी कि एम्ब्रियो को यूज़ करके जो कल्टीवेशन की जाए वायरस की। सेल कल्चर को यूज़ करके, सेल कल्चर स्पेसिफिकली टिश्यू कल्चर को यूज़ करके वायरल की रेप्लिकेशन की जाए वायरस की। उसके बाद बैक्टीरियल कल्चर्स को यूज़ करके, ये स्पेसिफिकली बैक्टीरियोफेजेस के लिए होता है। तो ये सारी टेक्निक्स, ये सारे मेथड्स हैं कल्टीवेशन ऑफ वायरसेस के। नेक्स्ट आता है डिटेक्शन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ वायरल ग्रोथ। वायरल ग्रोथ को डिटेक्ट कैसे किया जा सकता है, उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है कि अब वायरल ग्रोथ हो चुकी है। मेथड है जी प्लाक ऐसे। प्लाक ऐसे क्या होता है, इसकी ऑब्जर्वेशंस कैसे होती हैं? क्लियर जोन ऑन एगर इंडिकेट्स लाइसिस बाई मैक्रोफेजेस। अगर आपके एगर के ऊपर क्लियर जोन्स की अपीयरेंस, क्लियर जोन्स की तरह की अपीयरेंस है, तो वो इस बात को जाहिर कर रहा है कि आपके जो मैक्रोफेजेस के ज़रिए आपके उस सिस्टम की, उस एगर की लाइसिस, उस वायरस की लाइसिस हो चुकी है। तो ये प्लैक ऐसे होता है। प्लैक ऐसे के बाद आता है साइटोपैथिक इफेक्ट। साइटोपैथिक इफेक्ट क्या होता है? ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो कि होस्ट सेल्स में होती हैं, उसकी शेप में, स्ट्रक्चर में, साइज़ में चेंज आने लगती है, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम साइटोपैथिक इफेक्ट करते हैं। फिर थर्ड जो मेथड है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वायरल ग्रोथ, वो है हिम एग्लूटिनेशन ऐसे। हिम एग्लूटिनेशन ऐसे कुछ वायरसेस जैसा कि इन्फ्लुएंजा वायरस, उसमें रेड ब्लड सेल्स एग्लूटिनेट कर जाते हैं। तो अगर रेड ब्लड सेल्स एग्लूटिनेट कर गए हैं तो हम ये मेथड यूज़ करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा वायरस है। फिर होता है इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स। इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स में एलिसा टेस्ट किए जाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट किए जाते हैं डिटेक्ट करने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए वायरल ग्रोथ को। मॉलिक्यूलर मेथड्स हैं जिनमें पीसीआर टेक्निक्स हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर होता है फॉर वायरल जीनोम डिटेक्शन। वायरल जीनोम डिटेक्शन के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर किया जाता है, सिंपल पीसीआर किया जाता है। तो ये मेथड्स हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ वायरल ग्रोथ। प्लैक ऐसे, साइटोपैथिक इफेक्ट, हिम एग्लूटिनेशन ऐसे, इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स एंड मॉलिक्यूलर मेथड्स।
ब्लैक ऐसे में आपको अपीयरेंस नज़र आती है एगर की कि वो लाइसिस हो चुकी होती है, ये दिखा रहा होता है। क्लियर अपीयरेंस, क्लियर जोन अगर आपको शो हो रहा है तो इसका मतलब है कि मैक्रोफेजेस के ज़रिए लाइसिस हो चुकी है। साइटोपैथिक इफेक्ट आपको मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के बारे में बता रहा होता है। हेमोग्लूटिनेशन टेस्ट जो है कुछ वायरस जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस है उसमें रेड ब्लड सेल्स की एग्लूटिनेशन होती है, वो दिखा रहा होता है। इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स में एलिसा टेस्ट किए जाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट किए जाते हैं, और मॉलिक्यूलर मेथड में PCR, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR वगैरह परफॉर्म किए जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो कल्टीवेशन हमने करनी है वायरस की, वो एनिमल इनोकुलेशन के ज़रिए करनी है। मेथड कौन सा है? एनिमल इनोकुलेशन। हाउ वायरस इज़ ऑब्टेन्ड, ये मतलब होता है आइसोलेशन का, कि हम वायरस को कैसे आइसोलेट कर सकते हैं, हम वायरस को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया? कलेक्ट वायरस फ्रॉम पेशेंट सैंपल। पेशेंट के सैंपल से हमने वायरस को कलेक्ट किया। अब वो पेशेंट का सैंपल हम सलाइवा से भी ले सकते हैं, ब्लड से भी ले सकते हैं, एनिमल ब्रेन टिश्यू से भी ले सकते हैं। फिर उसको फिल्टर कर लिया, इवन के सेंट्रीफ्यूज किया ताकि बैक्टीरिया उसमें से रिमूव कर दिए जाए या अदर माइक्रोब्स उसमें से रिमूव कर दिए जाए, सिर्फ वायरस उसमें रह जाए। वायरस क्योंकि अल्ट्रा स्ट्रक्चर है तो वो फिल्ट्रेशन या सेंट्रिफिकेशन के ज़रिए जो है वो रिमूव नहीं होगा, अदरवाइज बैक्टीरिया रिमूव हो सकते हैं। आइसोलेट हुआ, आइसोलेशन के बाद प्रोसेस आया कल्टीवेशन का। अब जो एनिमल एक्युलेशन होती है उसकी जो कल्टीवेशन साइट है वो कहाँ पे है, यानी कि कहाँ पे वायरस ने ग्रो होना है। इंजेक्ट किया जाता है वायरस को एनिमल में। अब वो जो सैंपल हमने पेशेंट से लिया उसको इंजेक्ट कर दिया गया एनिमल में। अब एनिमल कौन से हैं? माइस हो गया, मंकीज़ हो गया, रैबिट हो गया। यहाँ इनमें हम उस वायरस को, उस सैंपल को हमने इंजेक्ट किया, ये कल्टीवेशन साइट हो गई। फिर कल्टीवेशन का प्रोसेस क्या है? वायरस इज इंजेक्टेड विया इंट्रासेरिब्रल, इंट्रानेजल और सबक्यूटेनियस रूट्स। अब जो वायरस होता है उसको इंट्रासेरिब्रल या इंट्रानेजल या सबक्यूटेनियस रूट के जरिए इंजेक्ट करवाया जाता है। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड एनिमल्स आर सैक्रिफाइस्ड एंड टिश्यूज आर एग्जामिन्ड फॉर वायरल प्रेजेंस। जाहिर सी बात है एनिमल जो है वो तो जिंदा नहीं रहता, वो सैक्रिफाइस कर जाता है उसको, और उसके बाद हम उस एनिमल्स के टिश्यूज से जहाँ पे उस वायरस ने जाके अफेक्ट किया उसको निकालते हैं और फिर एग्जामिन करते हैं और देखते हैं कि वायरस मौजूद है कि नहीं। ये तो हो गई कल्टीवेशन, कि हमने वायरस को कैसे कल्टीवेट करवाया, कैसे उसकी फॉर्मेशन करवाई, कैसे उसकी सिंथेसिस करवाई। कि हमने सैंपल लिया, सैंपल लेने के बाद उसको एनिमल्स में इंजेक्ट किया, इंजेक्ट करने के बाद उसको हमने वो एनिमल सेक्रीफाइस कर गया और टिश्यू उसके निकाल के हमने जो है वो एग्जामिन किए। अब एग्जामिन में हमने आइडेंटिफाई करना है कि हाउ वायरस इज़ डिटेक्टेड आफ्टर ग्रोइंग, आफ्टर कल्टिवेटिंग। तो ऑब्जर्व डिजीज़ साइंस, सबसे पहले हम देखते हैं डिजीज़ साइंस को, उस एनिमल्स में क्या क्या सिम्टम्स साइंस आ रहे थे। फिर क्या करते हैं? डिटेक्ट इंक्लूजन बॉडीज़। हम इंक्लूजन बॉडीज़ जैसा कि नेगरी बॉडीज़ होती हैं रैबीज़ में, इनको हम देखते हैं। कुछ ऐसी बॉडीज़ आ जाती हैं इंक्लूजन बॉडीज़ जैसे कि रैबीज़ में नेगरीज बॉडी होते हैं, उनको डिटेक्ट करते हैं। फिर थर्ड पे कुछ टेस्ट किए जाते हैं जैसे कि PCR किया जाता है, एलिसा किया जाता है और हिस्टोलॉजी देखी जाती है उसकी, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें इसको। अब एप्लीकेशन की बात करते हैं तो एनिमल इनोकुलेशन मेथड को अप्लाई कहाँ पे किया जाता है? स्टडी ऑफ वायरल पैथोजेनेसिस, यानी कि हाउ वायरस कॉजेज डिजीज़, कि वायरस कैसे डिजीज़ कॉज कर सकता है। वैक्सीन थेरेपी में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि सेफ्टी और पोटेंसी क्या है उसको चेक करने के लिए। आइसोलेशन ऑफ वायरस, वायरस को आइसोलेट करने के लिए हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। स्टडी न्यूरोट्रॉपिक वायरसेस, कि ब्रेन के ऊपर क्या इफेक्ट कर सकती है, वायरस क्या इफेक्ट करते हैं, उसको स्टडी करने के लिए हम ये प्रोसीजर, ये कल्टीवेशन मेथड कर सकते हैं। एग्जांपल हमारे पास रेबीज़ वायरस और अर्बो वायरसेस की हैं। अर्बो वायरसेस डेंगू फीवर होता है इसमें, तो ये दो रेबीज़ वायरस और अर्बो वायरस एग्जांपल है हमारे पास एनिमल इनोकुलेशन की। डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेजेस ये हैं कि ये एथिकल इशू है, जाहिर सी बात है एथिकल इशू है ना जी, कि आप पूरे एनिमल को, एक जानदार को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और दूसरा इसका ये है कि एक्सपेंसिव भी है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। नॉट ऑल वायरसेस ग्रो इन एनिमल। और तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि तमाम एनिमल्स यहाँ पे जो है वो तमाम वायरसेस एनिमल्स में ग्रो भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमारे पास जो मेथड था कल्टीवेशन ऑफ वायरसेस का, वो था एनिमल इनोकुलेशन। एनिमल इनोकुलेशन मेथड है, आइसोलेशन प्रोसेस देखना है, कल्टीवेशन साइट और कल्टीवेशन प्रोसेस देखना है, आइडेंटिफाई कैसे करना है, एप्लीकेशन क्या है, यानी कि वो कहाँ यूज़ हो सकता है एनिमल इनोकुलेशन, और उसके नुकसान क्या हैं।
सेकेंड जो है वो एम्ब्रायोनेटेड एग इनोकुलेशन है। इसका अगर हम आइसोलेशन की बात करें तो टेक वायरस, हमने वायरस को लिया कहाँ से, नेजल से या थ्रॉट स्वैब से या कल्चर फ्लूइड से। यहाँ से हमने वायरस को कलेक्ट किया, फिर उसको फिल्टर किया ताकि बैक्टीरिया को रिमूव कर दिया जाए। कल्टिवेशन साइट की बात करें तो एम्ब्रियोनेटेड एग इनोकुलेशन की जो कल्टिवेशन साइट है, यानी कि ये वाले वायरसेस जो होते हैं वो कहाँ पे जाके उनको कल्टिवेट किया जाता है, तो उनको कोरियो एलेंटोनिक मेम्ब्रेन ऑफ द एम्ब्रियो में जाके कल्टीवेट किया जाता है, या एलेंटोनिक कैविटी जिसको मम्स बोलते हैं वहाँ पे उनको कल्टीवेट किया जाता है, या यॉक सैक में यानी कि रिकेटसी में जाके कल्टीवेट किया जाता है। तो ये कल्टीवेशन साइट्स हैं, कोरियो एलेंटोनिक मेम्ब्रेन, एलेंटोनिक कैविटी एंड यॉक सैक। कल्टीवेशन प्रोसेस कैसे होता है कि इन तीनों में से किसी स्पेसिफिक साइट पे जो है वो इंजेक्ट किया जाता है एग में वायरस को। फॉर एग्जांपल पॉक्स वायरस, इसको हम इंजेक्ट करते हैं कोरियो एलेंटोनिक मेम्ब्रेन में, एग की कोरियो एलेंटोनिक मेम्ब्रेन में हम इसको इंजेक्ट करते हैं पॉक्स वायरस को। और जो इन्फ्लुएंजा वायरस है जो कि फ्लू करता है, उसको हम इंजेक्ट करते हैं एलेंटोनिक कैविटी ऑफ एग में। तो कल्टीवेशन प्रोसेस इसी तरह हुआ। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन फेज आ गया। Pock lesions, which mean distinctive skin eruption that are often associated with pox virus. Fluid changes, यानी कि आप सिंपल अल्फाज में ये समझे कि उसके जो एग होता है उसकी जो कवरिंग होती है वो उतरना शुरू हो जाती है, जो कि पॉक्स वायरस के केसेस में होता है, और उसके अंदर जो फ्लूइड मौजूद होता है उसमें चेंजेस आने लग जाती हैं। अब टेस्ट जो रिकमेंड किए जाते हैं वो PCR टेस्ट, एलिसा टेस्ट और हेम एग्लूटिनेशन टेस्ट किया जाता है, क्योंकि इन्फ्लुएंजा वायरस में RBCs जो है वो एग्लूटिनेट कर जाती हैं, तो इसलिए हेम एग्लूटिनेशन टेस्ट किया जाता है। ये एग एम्ब्रियोनेटेड इनोकुलेशन यूज़ कहाँ पे होती है, अप्लाई कहाँ पे होती है, वैक्सीन की प्रोडक्शन में, स्पेशली इन्फ्लुएंजा वायरस वैक्सीन। आइसोलेशन में, वायरस को आइसोलेट करने में, दैट ग्रो इन एम्ब्रायोनिक टिश्यू। स्टडी वायरस ग्रोथ एंड होस्ट रेस्पॉन्स। एग्जाम्पल हमारे पास इन्फ्लुएंजा वायरस है, पॉक्स वायरस है, मम्स वायरस, ये तीन हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। एडवांटेजेस क्या हैं इस मेथड के और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस ये हैं कि ये स्टेराइल इन्वायरमेंट चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट से भरपूर इन्वायरमेंट चाहिए होता है, और ये होता है क्योंकि एग के अंदर हम कर रहे हैं, एग के अंदर न्यूट्रिएंट्स भरपूर होते हैं, और ये वैक्सीन की प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा मेथड है। डिसएडवांटेज ये है कि स्किल्ड हैंडलिंग चाहिए होती है, लिमिटेड टू वायरस दैट कैन ग्रो इन एग टिश्यू। बहुत लिमिटेड वायरस हैं जो कि एग एम्ब्रियोनेटेड इनोकुलेशन मेथड के जरिए ग्रो करवाए जाते हैं। थर्ड जो हमारे पास मेथड है कल्टीवेशन ऑफ वायरस, इसका वो है सेल कल्चर, यानी कि टिश्यू कल्चर में वायरस को जो है वो आइसोलेट करवाना, कल्टीवेट करवाना, आइडेंटिफाई करना। फिर उसके बाद टिश्यू कल्चर या सेल कल्चर, पेशेंट का सैंपल लिया जाता है, वो स्वैब से भी हो सकता है, फ्लूइड से भी हो सकता है, बायोप्सी के जरिए भी लिया जा सकता है। फिर उसको फिल्टर करते हैं और डाइल्यूट कर लेते हैं, समटाइम्स जो है सेंट्रीफ्यूज करना पड़ता है। कल्टीवेशन साइट की बात करें तो सैंपल्स को जो है वो ऐड करते हैं टू कल्टीवेट सेल लाइन, वीरो, हेला एंड VI38। कल्चर्ड सेल लाइंस होती हैं जिनमें वीरो, हेला और VI38 आ जाती हैं, उनमें जो है वो कल्टीवेट करवाया जाता है, कल्टीवेशन साइट है। कल्टीवेशन प्रोसीजर क्या है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मॉडर्न मेथड ऑफ वायरस कल्टीवेशन वेयर वायरस आर ग्रोन इन मोनोलेयर्स ऑफ होस्ट सेल्स इन विट्रो। मोनोलेयर्स, होस्ट सेल्स की जो मोनोलेयर्स होती हैं विट्रो प्रोसेस में, उसमें ये ग्रो करता है। सेल कल्चर्स आर प्रिपेयर्ड इन स्टेराइल फ्लास्क, सेल कल्चर को स्टेराइल फ्लास्क में या प्लेट्स में ग्रो करवाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, वायरस को ऐड किया जाता है और फिर उसको इंक्यूबेट कर दिया जाता है। CPE आर ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप, यानी कि जो साइटोपैथिक इफेक्ट्स हैं, जो कि मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं, वो देखी जाती हैं माइक्रोस्कोप के अंडर। आइडेंटिफाई कैसे होता है, साइटोपैथिक इफेक्ट के ज़रिए हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, या इम्यूनो फ्लोरेसेंस उसके ग्लो के ज़रिए आइडेंटिफाई करते हैं। PCR टेस्ट किए जाते हैं, एलिसा टेस्ट किए जाते हैं, प्लैक ऐसे किया जाता है। प्लैक ऐसे अगर के ऊपर जो है वो क्लियर जोन्स दिखा रहा होता है जो कि लाइसिस की इंडिकेशंस हैं। अप्लाई कहाँ पे करते हैं और एग्जांपल्स क्या हैं। अप्लाई ये होता है वायरस डायग्नोसिस एंड आइसोलेशन, वायरस को डायग्नोस करने में और उसकी आइसोलेशन में। साइटोपैथिक इफेक्ट यानी कि सेल डैमेज हुआ है, सेल की मॉर्फोलॉजी को प्रॉपर्ली स्टडी करने के लिए हम यूज़ करते हैं। एंटीवायरल ड्रग्स टेस्टिंग के लिए, जो एंटीवायरल ड्रग्स होती हैं उनको टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। वैक्सीन जैसा कि पोलियो और मीजल्स, इसकी प्रोडक्शन के लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं। रिसर्च के लिए वायरल रेप्लिकेशन, रिसर्च ऑन वायरल रेप्लिकेशन के ऊपर अगर कोई रिसर्च हमने करनी है तो फिर भी
ये कल्चर मीडिया या टिश्यू कल्चर का यूज़ कर रहे होते हैं। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, पोलियो वायरस, साइटोमेगालो वायरस जो है, ये 3 ऐसे वायरस हैं जो कि ग्रो करवाए जा सकते हैं सेल कल्चर के थ्रू। डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस ये हैं कि ये इसका प्रिसाइज कंट्रोल है, ऑब्जर्वेशन ऑफ वायरस इंड्यूस्ड इफेक्ट, क्वांटिफिकेशन ऑफ वायरल ग्रोथ। लास्ट हमारे पास जो है वो है बैक्टीरियल कल्चर फॉर बैक्टीरियोफेज। स्पेसिफिकली बैक्टीरियोफेज क्या होता है, हम वाटर लेते हैं या सीवेज लेते हैं या बैक्टीरियल फ्लूइड लेते हैं। इसमें हम वाटर, सीवेज या बैक्टीरियल फ्लूइड लेते हैं, फिल्टर करते हैं उसको ताकि डेब्रिस को रिमूव कर लिया जाए। कल्टीवेशन में कल्टीवेशन साइट्स आ जाती हैं, वायरस को मिक्स किया जाता है होस्ट बैक्टीरिया के साथ, फॉर एग्जांपल ई कोलाई के साथ। कहाँ पे? न्यूट्रिएंट एगर में। न्यूट्रिएंट एगर के मिक्स करने के बाद फिर कल्टीवेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। वायरस को मिक्स किया जाता है और बैक्टीरिया के साथ, किस में? न्यूट्रिएंट एगर या न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में। फिर उसको ऑप्टिमल टेम्परेचर पे इंक्यूबेट कर दिया जाता है और ऑब्जर्व किए जाती हैं प्लैक फॉर्मेशन। प्लैक ऐसे को देखा जाता है कि क्लियर जोन आ रहा है, अपीयर हुआ है कि नहीं। अगर तो अपीयर हुआ है, वो इस बात को जाहिर कर रहा है कि लाइसिस हो गई है मैक्रोफेजेस के ज़रिए। एप्लीकेशन की बात करें तो बैक्टीरियोफेजेस की स्टडी में हम इसको यूज़ करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम इसको यूज़ करते हैं, बेसिक रिसर्च ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम इसका यूज़ कर रहे होते हैं। T4 फेजेस ऑफ ई कोलाई, लैम्ब्डा फेज यूज्ड इन जीन क्लोनिंग, ये 2 ऐसे वायरसेस हैं जो कि बैक्टीरियोफेजेस के ज़रिए यानी कि ब्लड बैक्टीरियल कल्चर के ज़रिए स्टडी किए जाते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है बैक्टीरियोफेज कल्चर का? सिंपल है और इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, फास्ट रिजल्ट देता है, इजी है ऑब्जर्व करना, जेनेटिक स्टडीज़ में यूज़फुल होता है। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि बैक्टीरियोफेज के लिए है ख़ास और किसी के लिए नहीं है। लिमिटेड डायग्नोस्टिक जो यूज़ होता है इसका, क्योंकि जो बैक्टीरियल डिजीज़ हैं उन्हीं में ही हम देख सकते हैं। कैन बी कंटेमिनेटेड, तो कंटेमिनेशन कॉज कर सकता है। वायरल कल्टीवेशन के हमारे पास 4 प्रोसेस थे। एनिमल इनोकुलेशन में जो है वो हमने आइसोलेट किया सबसे पहले वायरस को, फिर उसको कल्टीवेट किया। कल्टीवेशन साइड में माइस, मंकी, रैबिट को रखा, कल्टीवेशन प्रोसेस हमने देखा, फिर हमने उसको आइडेंटिफाई किया कि डिजीज़ साइंस आने शुरू हो गया उस एनिमल में, और उसके बाद नेगरीज बॉडीज़ डेवलप होना शुरू हो गई, कुछ टेस्ट करवाया गया, PCR, एलिसा टेस्ट, हिस्टोलॉजी टेस्ट। अप्लाई जो है वो हुआ वायरल पैथोजेनेसिस की स्टडी में, हमने इसको अप्लाई किया कि डिजीज़ कैसे होती है वायरस से, वैक्सीन को टेस्ट करने में, उसकी सेफ्टी और पोटेंसी चेक करने में हम इसको यूज़ कर रहे थे। एंड आइसोलेशन में यूज़ किया, न्यूरोट्रॉपिक वायरसेस में हमने इसको यूज़ किया। रेबीज़ वायरस और एब्रो वायरस एग्जांपल्स थी। इसी तरह एम्ब्रियोनेटेड इनोकुलेशन की हमने बात की, इसमें हमारे पास जो है वो इन्फ्लुएंजा वायरस, पॉक्स वायरस और मम्प्स वायरस एग्जांपल आ गई, जो कि इसके ज़रिए उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर सेल कल्चर के ज़रिए हम हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, पोलियो वायरस और साइटोमेगालो वायरस को हम स्टडी करते हैं, और बैक्टीरियल कल्चर के ज़रिए सिर्फ और सिर्फ T4 फेजेस, लिम्फेडाफेजेस यानी कि बैक्टीरियोफेजेस को ही स्टडी किया जा सकता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द कल्टीवेशन प्रोसेस ऑफ द वायरसेस।